गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने एकाकी व्यापार से संबंध में कुछ बताया था, उसके लाभ हानि दोष वगैरह ये बताए थे मैं जो इस समय टॉपिक लेकर चल रहा हूँ वो व्यापारिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों को लेकर चल रहा हूँ, जिसमें पहला स्वरूप एकाकी व्यापार था। एकाकी व्यापार में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया उसमें, और आज व्यावसायिक संगठन का नेक्स्ट स्वरूप है साझेदारी। व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत कक्षा 11 का टॉपिक है साझेदारी। तो साझेदारी नाम से ही स्पष्ट है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप। ठीक है, जब कुछ व्यवसाय जब एक ही व्यक्ति अकेला करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती, खुद निर्णय लेता है, खुद डिसाइड करता है, खुद पूंजी लगाता है, खुद स्वयं ही लाभ लेता है, स्वयं ही हानि झेलता है, सब जोखिम वो ही झेलता है, तो वो क्या होता है? वो होता है एकल व्यापार। लेकिन एकल व्यापार से थोड़ा सा बड़ा स्वरूप आता है यहाँ साझेदारी। जब व्यक्ति अकेला सक्षम नहीं होता, या अकेले योग्य नहीं है, या अकेले वो इतनी पूंजी नहीं लगा पा रहा है, तो वो महसूस करता है कि मेरे साथ एक दो बंदे और होते। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को साथ चलकर, साथ आपस में एक दूसरे के सहयोग से मिलाकर चलाने के लिए आपसे समझौता करते हैं, तो वो साझेदारी के अंतर्गत आता है। यानी कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा आपसी संबंध है जिसमें वो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए एक समझौता करते हैं जो किसी एक के द्वारा या एक की सहमति से सभी के द्वारा चलाया जाता हो। ठीक है, तो भारत में साझेदारी के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 संचालित है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंतर्गत साझेदारी व्यवसाय को संचालित किया जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में आप थोड़ी मोटी बात समझिए, कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, कम से कम दो व्यक्ति। अकेला व्यक्ति साझेदार हो सकता है क्या? अगर अकेला व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो वो साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा ही नहीं, वो कहलाएगा क्या? एकल व्यापार, सोल ट्रेड। तो कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, और इसकी संख्या अधिकतम जो है वो परिवर्तित होती रही है। पहले 20 थी, फिर 50 हुई, अब जो वर्तमान में इसकी अधिकतम संख्या है वो 100 निश्चित कर दी गई है। ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आज भी 20 या 50 प्रिंट है, तो आप 50 या 20 सही नहीं है, अधिकतम संख्या इसकी है 100। यानी किसी भी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो व्यक्ति और अधिकतम 100 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो साझेदारी अधिनियम, एक बात और, ये जो संख्या की व्याख्या की गई है कि कितने अधिकतम साझेदार होने चाहिए, साझेदारी अधिनियम में ये तो लिखा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, लेकिन ये नहीं बताया अधिक व्यक्ति कितने। तो साझेदारी की जो ये अधिकतम व्याख्या की गई है वो कंपनी एक्ट में की गई है, और कंपनी एक्ट 2013 जो आया था, तो इसलिए इसकी संख्या प्रभावित हो गई, उसमें इसकी संख्या को 100 तक निश्चित कर दिया गया है। तो साझेदारी व्यवसाय यानी बहुत सारे व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, जो किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो, या उस एक की उन सभी की सहमति से एक के द्वारा चलाया जाता हो, या सभी के द्वारा चलाया जाता हो, और उसके लाभ को वो आपस में बांटते हैं। तो यहाँ पर मैं साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं यानी लक्षण, लाभ और दोषों के बारे में आज आपको समझाऊंगा। तो देखिए, साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं। पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति। दो या दो से अधिक व्यक्ति ही होंगे, अकेला व्यक्ति तो साझेदार हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए साझेदारी के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यही है, अनिवार्य विशेषता इसकी यही है कि दो हो या दो से अधिक व्यक्ति हो। यदि नहीं है तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा। 100 से ज़्यादा होने पर वो अवैध हो जाएगा, और कम होने पर वो सोल ट्रेड बन जाएगा। आगे है आपसी अनुबंध। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना, जो व्यक्ति साझेदार में फर्म में साझेदार के रूप में आ रहे हैं, साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में आ रहे हैं, तो उनमें आपसी संबंध तो होता हो, आपसी क्या है? अनुबंध तो होता होगा। आपसी अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, भाई कितना लाभ हानि लोगे आप,
या इतना लाभ हानि मिलेगा, इतनी पूंजी लगानी पड़ेगी, आप व्यवसाय में संचालन करना है या नहीं करना है। तो ये क्या है, ये एक उनका आपसी अनुबंध है। यानी किसी भी साझेदारी व्यवसाय की स्थापना साझेदारों के मध्य आपसी अनुबंध के द्वारा ही होती है। यदि उनमें आपसी अनुबंध नहीं है तो साझेदारी व्यवसाय स्थापित नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ा टॉपिक है आपसी अनुबंध, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको पढ़ाऊंगा। जिसे साझेदारी संलेख के रूप में दर्शाया गया है। साझेदारी संलेख यानी जो उनके आपसी अनुबंध होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कभी समझाऊंगा। नेक्स्ट है वैध व्यापार का होना। साझेदारी की स्थापना यानी साझेदारी जो व्यवसाय है, किसी वैध व्यापार को जिसकी सरकार मान्यता देती हो, ऐसे व्यापार को चलाने के लिए साझेदारी स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हम जिसे सरकार मान्यता नहीं देती, या नंबर 2 का जो काम है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, यदि ऐसा कोई व्यवसाय है जो स्मगलिंग के दायरे में भी आता है, वो अगर कई लोग मिलकर करते हैं तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा। यानी व्यवसाय वैध ही होना चाहिए। लाभ उद्देश्य। नेक्स्ट, किसी भी व्यवसाय की स्थापना क्यों की जाती है? लाभ कमाने के लिए। तो इसका भी उद्देश्य लाभ कमाना है। यानी साझेदारी की स्थापना, साझेदारी फर्म की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और उस लाभ को जितने भी साझेदार होते हैं वो उस लाभ को परस्पर बांट भी लेते हैं। यानी लाभ कमाना और उसका परस्पर वितरण करना साझेदारी की एक विशेषता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का संचालन। यदि किसी साझेदारी फर्म में मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, तो जरूरी नहीं वो पांचों के 5 व्यवसाय के संचालन में भाग लें। पांचों भाग ले सकते हैं, लेकिन सबकी सहमति से किसी वो एक साझेदार को भी सक्रिय साझेदार के रूप में व्यवसाय में संचालन करने का अधिकार दे सकते हैं। यानी व्यवसाय एक के द्वारा या उन सभी की सहमति से एक के द्वारा या सभी के द्वारा संचालित किया जा सकता है। असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व का मतलब है इसका भी उत्तरदायित्व एकल व्यापार की भांति ही होता है। यानी यदि साझेदारी फर्म की समाप्ति होती है, यानी ऋणों का भुगतान करना है, तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्तियां भी प्रयोग में लानी होंगी या उनकी संपत्तियां भी प्रयोग की जा सकती हैं। इसका दायित्व भी एकल व्यापार की तरह ही असीमित होता है। ठीक है। पृथक अस्तित्व का अभाव। पृथक अस्तित्व का अभाव का मतलब है ये भी एकल व्यापार की विशेषता के अंतर्गत आता है। पृथक अस्तित्व का अभाव का मतलब यदि साझेदार पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या मर जाए, मान लीजिए 2 साझेदार है, तो साझेदारी अपने आप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी साझेदारी की स्थापना और उसका समाप्त होना साझेदारों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि 2 पार्टनर थे, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है या फर्म छोड़कर चला जाता है, तो अकेला बचाना, और अकेला व्यक्ति साझेदारी फर्म कहलाएगी नहीं। वो इसलिए साझेदारी जो होती है साझेदारों के अस्तित्व पर निर्भर होती है। यदि साझेदार होते हैं तो चलती है, अन्यथा वो समाप्त हो जाती है। आगे है व्यक्ति ही साझेदार। हो गया पुस्तक अस्तित्व का अभाव। उसके बाद व्यक्ति ही साझेदार। केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, कोई फर्म या कोई संस्था साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर सकती। व्यक्ति ही, ठीक है, मनुष्य ही इसका साझेदार बन सकता है, कोई संस्था नहीं। हित हस्तांतरण पर रोक। हित हस्तांतरण पर रोक का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं साझेदार हूं और मैं चाहता हूं कि मैं फर्म में साझेदार नहीं रहना चाहता, मेरी जगह आप इसे रख लो, तो ऐसा नहीं होगा। जो साझेदार है वो साझेदार ही रहेगा, वो अपने हित को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आगे सदविश्वास। सदविश्वास ये किसी साझेदारी फर्म की एक आधारशिला है। सभी साझेदार जो आपस में व्यवसाय को मिलकर चला रहे हैं, यदि उनमें परस्पर प्रेम की भावना नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग, मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो वो साझेदारी व्यवसाय सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये साझेदारी की कुछ विशेषताएं थी। अब देखते हैं साझेदारी के लाभ। साझेदारी फर्म के क्या लाभ हैं? यदि आप एकल व्यापार नहीं करना चाहते, साझेदारी फर्म स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लाभ भी समझ लीजिए। सबसे पहले स्थापना में सरलता। कंपनी की जिस तरह एकल व्यापारी की स्थापना बहुत सरलता हो जाती थी, उसी तरह साझेदारी की भी स्थापना बहुत सरलता से की जा सकती है। कंपनी की स्थापना करना थोड़ा एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसकी स्थापना बड़ी सरलता से की जा सकती है। परिवर्तन में सुविधा। परिवर्तन में सुविधा का मतलब है यदि आप अपने व्यवसाय को बदलना चाहते हैं, तो साझेदारों की सभी आपसी सहमति से इस व्यवसाय को बदला जा सकता है। ठीक है, आगे है संचालन में सुविधा। संचालन में सुविधा भी, संचालन में सुविधा का क्या मतलब है कि या तो सभी साझेदार इसको संचालित कर सकते हैं या एक संचालित कर सकता है, तो संचालन में इसकी सुविधा रहती है, सभी की सहयोग से ये व्यवसाय संचालित होता है। ठीक है, आगे है अधिक पूंजी।
अधिक पूंजी मतलब इसमें एकल व्यापार की अपेक्षा अधिक पूंजी लगी होती है। क्यों? क्योंकि कई सारे साझेदार होते हैं और सारे साझेदार अपने व्यवसाय में, साझेदारी फर्म में पूंजी भी लगा सकते हैं। तो एकल व्यापार में अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता है, इसमें जितने साझेदार होते हैं वो पूंजी लगा सकते हैं, यानी इसमें पूंजी की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे वो अपने व्यवसाय को और भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूंजी की आवश्यकता इसे पड़ती है बीज व्यवसाय में तो वो किसी दूसरे साझेदार से भी ली जा सकती है, यानी कई व्यक्ति होते हैं जो पूंजी लगाने के लिए उसमें तैयार रहते हैं साझेदारी के अंतर्गत। आगे है ऋण मिलने में सुविधा, क्योंकि ये व्यक्तियों का एक समूह है और समूह को ऋण मिलना बहुत सरलता से मिल जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व बहुत से व्यक्तियों पर होता है, इसलिए बैंक आदि भी इसको ऋण देने में कठिनाई नहीं करते हैं, यानी सरलता से ऋण उपलब्ध करा देते हैं। अल्पमत को संरक्षण, ये समझना है आपको, अल्पमत को संरक्षण। अल्पमत मतलब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम हो। कंपनी में जिस पर ज़्यादा शेयर्स हैं, जिस पर ज़्यादा शेयर्स हैं उसका होल्ड चलता है, और जो कम शेयर्स होल्डर हैं जिनको अल्प अंश माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, जिन पर कम अंश हैं, उनकी नहीं चलती कंपनी में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यदि किसी साझेदार ने कम पूंजी भी लगाई है तो उसकी बात को भी साझेदारी फर्म में सुना जाता है, उसे भी अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता है, यानी साझेदारी फर्म में अल्पमत को भी संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, कंपनी में यदि आप 1-2% के मालिक होंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपको अगर आपकी सुननी है तो आपको 50% या 51% या ज़्यादा शेयर्स खरीदने होंगे, तब आप उसमें बहुमत में शामिल होंगे। वहाँ पर अल्पमत की नहीं चलती, लेकिन यहाँ अल्पमत को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। खातों की गोपनीयता, खातों की गोपनीयता का मतलब कंपनी की भांति साझेदारी फर्म को अपनी खातों को प्रकाशित नहीं करना पड़ता है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको पब्लिक को अपनी बैलेंस शीट या अदर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने पड़ते हैं, इसको पब्लिकली अपने खातों को शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो साझेदार होते हैं वही इनके खातों को देख सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति इसके खातों को नहीं देख सकता। इस प्रकार फर्म के खातों में गोपनीयता बनी रहती है। गोपनीयता मतलब छिपावना किसी बात को। लोकतंत्रीय संगठन, लोकतंत्रीय संगठन का मतलब है जब 8-10 लोग, 4-5 लोग साझेदारी फर्म में चल रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो एक लोकतंत्र ही हो गया, और यानी एक साझेदारी एक लोकतंत्रीय संगठन है जो कि आपसी सहयोग से चलाया जाता है। श्रम को प्रोत्साहन, साझेदारों को पता है कि जितना श्रम करेंगे उतना लाभ होगा, और लाभ होगा तो उससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी, इसलिए वो श्रम को प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि फर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके और लाभ में वृद्धि की जा सके, जिससे उनकी पूंजी भी बढ़े। व्यक्तिगत संपर्क, यहाँ पर जितने भी साझेदार होते हैं वो आपस में संपर्क में होते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में एक साझेदार कहीं का है, एक अंशधारी कहीं का है, एक अंशधारी कहीं का है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, जबकि वो फर्म में एक स्वामी की तरह रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी साझेदार होते हैं वो आपस में परस्पर संपर्क में रहते हैं। संबंध विच्छेद में सुविधा, संबंध विच्छेद में सुविधा, यदि कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाना पड़ता है तो वो फर्म छोड़कर आसानी से जा सकता है, उसे ज़्यादा उसमें कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है, केवल उसका हिसाब बनाइए और उसको दे दीजिए। ठीक है, तो ये थे इसके लाभ। अब हम दोषों की तरफ और देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय से क्या नुकसान है, क्या हानि है, क्या इसमें दोष हैं। सबसे पहला, सबसे खतरनाक, असीमित दायित्व। यदि साझेदारी फर्म लॉस में चल रही है, उस पर ज़्यादा ऋण हो गए, संपत्तियों की वैल्यू डाउन होने लगी, तो ऋणों का भुगतान करने के लिए साझेदारी की संपत्तियां बिकेंगी फर्म की। उसके बाद यदि ऋणों का भुगतान फिर भी नहीं हो पाता है तो साझेदारों की निजी संपत्तियां भी बेची जा सकती हैं, यानी साझेदारों की निजी संपत्तियों पर भी आंच आ सकती है ऋणों का भुगतान करने के लिए। आगे निर्णय लेने में विलंब। अब बहुत सारे साझेदार होते हैं, किसी ने एक निर्णय लिया, मान लीजिए वो दूसरे साझेदारों को पसंद नहीं आया, दूसरा कह रहा है ऐसा होगा, तीसरा कह रहा है ऐसा होगा, तो जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसमें क्या होती है, देरी हो जाती है, और जिससे साझेदारी व्यवसाय को नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि एक मैंने कह दिया भाई ऐसा होगा, दूसरे को ये बात पसंद नहीं आई, तो क्या होता है, इससे निर्णय लेने में, आपसी सहमति में काफ़ी समय लग जाता है, फिर वो उसमें विलंब हो ही जाता है। विचारों में भिन्नता, क्योंकि साझेदारी फर्म कई व्यक्तियों का समूह है, तो उनके विचार भी सीधी सी बात है एक नहीं होंगे, तो क्या है, उनके विचार एक नहीं होंगे, उनके विचारों में भिन्नता होगी, जो कि व्यवसाय में व्यवधान का एक कारण बन सकता है। आगे है अनिश्चित
अस्तित्व, अनिश्चित अस्तित्व का मतलब है साझेदारी फर्म का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए एक साझेदार चला गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया, तो साझेदारी टिकी ही साझेदारों के आपसी संबंध पे वो संबंध विच्छेद होगा और साझेदारी फर्म क्या होगी, अस्तित्व से अपने खत्म हो जाएगी, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि शायद उस कंपनी साझेदारी का अस्तित्व उसके साझेदारों के रहने पर है। साझेदारी जातना चाहता है तो क्या होगी, कंपनी की स्थिति साझेदारी की स्थिति थोड़ी डवाडोल हो सकती है। गोपनीयता से संदेह, गोपनीयता से संदेह मतलब साझेदार खुद ही तो खाते देख सकते हैं, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति उनसे लेन देन कर रहे हैं उन्हें तो कंपनी की आर्थिक स्थिति, साझेदारी की आर्थिक स्थिति के बारे में पता है नहीं है, क्योंकि खाते पब्लिकली नहीं किए जाते, तो उन्हें उसकी जो अकाउंट से जो आर्थिक स्थिति है उसमें हमेशा संदेह बना रहता है कि पता नहीं इस व्यवसाय की स्थिति क्या है, क्योंकि वो खाते बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिखाए जाते हैं, इसलिए गोपनीयता से संदेह रहता है बाहरी व्यक्तियों को। सीमित संसाधन, साझेदारी के अंतर्गत सीमित संसाधन ही होते हैं, ज़्यादा संसाधन इसमें नहीं लग पाते, क्योंकि साझेदार जो है उतनी ही पूंजी लगाते हैं जितनी फर्म में आवश्यकता होती है। आगे है प्रबंध एवं संचालन में शिथिलता। वही वाली बात आ गई कि प्रबंध एवं संचालन में शिथिलता मतलब कई पार्टनर हैं तो कुछ अलग तरह का प्रबंध बता रहा है, कुछ अलग तरह का संचालन कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी उस साझेदारी फर्म के व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत ये विशेषताएं, लाभ और दोष मैंने इसके समझाए हैं। अभी ये टॉपिक्स आगे और भी बढ़ा है, तो मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए, देखिए, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये 12th में होता, ये पहले हट गया है, तो ये 100% मैं कहता कि बोर्ड में आएगा, लेकिन अब ये 11th में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ें, याद करें, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।